हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष क्लासेस कोलकाता में। आशा करता हूं कि आप सभी कोई अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई जो है वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज हम आपके साथ एक नए सेशन, एक नए सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम आपके साथ बिजनेस लॉ को स्टार्ट कर रहे हैं। बिजनेस लॉ में हम सारे के सारे चैप्टर्स को MCQ फॉर्म में डिस्कस करेंगे और ये MCQ जो सीरीज है वो काफ़ी डेडिकेटली और प्रिसाइजली बनाई गई है और ये जो सीरीज है उन स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। यकीन मानिए कि मैं आपको जितना पढ़ा रहा हूं और जितना MCQs दे रहा हूं इतना भी आपने पढ़ लिया तो वो आपके एग्जामिनेशन में के लिए मोर देन सफिशिएंट है। आप इतना करके भी आप अपने एग्जाम में जा सकते हैं और काफ़ी अच्छा आप स्कोर करके आइएगा। जो सीरीज आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए 30 मार्क्स का वेटेज रखता है। क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी लेंथीएस्ट है तो इसमें चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा MCQs पूछे जाते हैं हमारे एग्जामिनेशंस में और 30 मार्क्स के टोटल MCQs पूछे जाते हैं। यदि आपने सही तरीके से MCQs लगाया तो यकीन मानिए कि कुछ ही टाइम के अंदर आपका पूरा का पूरा चैप्टर भी प्रिपेयर हो जाएगा और एग्जामिनेशन से पहले आप इतने कैपेबल हो जाएंगे कि आप कॉन्फिडेंटली जाकर के एग्जाम दे पाएंगे। ये जो सीरीज है वो सिर्फ कलकत्ता यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए नहीं बल्कि जहां जहां भी बिजनेस लॉ या बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पढ़ाया जाता है ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है। तो वो लोग स्टूडेंट्स भी जिनका एग्जामिनेशन है हाल ही में या होने वाला है वो लोग भी इस लेक्चर से फायदे ले सकते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने बिजनेस लॉ का चैप्टर नंबर 1 द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के MCQs को। इस चैप्टर को हम टोटल 10 भाग में पढ़ेंगे जिसके फर्स्ट 3 पार्ट आज हम कवर करेंगे, जिसकी शुरुआत इंट्रोडक्शन टू कॉन्ट्रैक्ट से होगी। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके। आपको इस सेशन का PDF जो है वो एट द एंड ऑफ द क्लास आपको आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप उसको PDF फॉर्म में प्रिंट कर सकते हैं, उसका प्रिंट ले सकते हैं और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आपका कमेंट हमारे लिए एक बूस्टर होगा और एक कैप्सूल की तरह काम करेगा। तो आप अपना कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब इसमें पीछे मत हटिएगा। आपके लिए जिस तरीके से हम मेहनत कर रहे हैं उसी तरीके से आप अपना प्यार दिखाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज जो हम पढ़ाई करने वाले हैं सर, उसकी शुरुआत होती है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से। मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि आपके टीचर्स या आपके प्रोफेसर्स या आप जहां भी पढ़ाई कर रहे हैं वहां पर आपके टीचर्स ने आपको ये चैप्टर पढ़ा दिया होगा। मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं और इसी के एजम्पशंस के अकॉर्डिंग हम MCQs डिस्कशन कर रहे हैं। तो सबसे पहला हमारे पास जो MCQ है वो है द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन इंडिया इज कंटेन्ड इन। तो याद रखिएगा, इंडिया में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट के लॉ होते हैं, इंडिया में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लॉ होते हैं वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अकॉर्डिंग गवर्न किए जाते हैं। तो पहला जो आंसर होगा वो होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन इंडिया इज कंटेन्ड इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो आपको पहली पॉइंट याद रखनी है कि सर इंडिया में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट को गवर्न करती है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कम इनटू फोर्स। तो याद रखिएगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो हमारे देश में लागू हुआ था 1 सितंबर 1872 से। याद रखिएगा सर, ये क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में बहुत बारी पूछा जा चुका है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो कब से लागू हुआ था। तो आप कहेंगे सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस फ्रॉम 1 सितंबर 1872। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज
द सोर्स ऑफ इंडियन कमर्शियल लॉ इंक्लूड, जो इंडियन कमर्शियल लॉ है, इंडियन कमर्शियल लॉ का सोर्स कहाँ है, कहाँ से लिया गया है, मतलब जो इंडियन कमर्शियल लॉ है वो कहाँ से लिया गया है, इंडियन कॉमन लॉ से, मर्चेंटाइल यूजेस से, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड जस्टिस से, ऑल ऑफ द अबव से। तो यहां पर आपको बताना चाहेंगे कि जो इंडियन कमर्शियल लॉ है ना वो कहीं एक जगह से नहीं ली गई, उसको जिस तरीके से हमने अपने संविधान को अलग अलग जगहों से लिया है, ठीक उसी तरीके से हमने हमारे कमर्शियल लॉ को भी अलग अलग जगहों से लिया है। फॉर एग्जाम्पल कुछ हमने इंग्लिश कॉमन लॉ से अडॉप्ट किया है, कुछ हमने मर्चेंटाइल यूजेस से अडॉप्ट किया है, कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी एंड जस्टिस से बोरो किया है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑल ऑफ द अबव होगा। नाउ comes to question number 4, the Indian Contract Act 1872 applies to, याद रखिएगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आज के टाइम में जितने भी एक्ट हैं वो सारे के सारे होल इंडिया में लागू होते हैं, होल इंडिया में लागू होते हैं। आप कहोगे सर जम्मू एंड कश्मीर में तो लागू नहीं होते थे, तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि जम्मू एंड कश्मीर में तब तक लागू नहीं होते थे जब तक वहां पर आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A लगा हुआ था। तो जैसे ही नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट आई उन लोगों ने आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को हटा दिया, और एज सुन एज आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35A रिमूव्ड, वैसे ही ये एक्ट जो है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में लागू होने लगा, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट is section dash of the Indian Contract Act 1872 has defined agreement। कौन से सेक्शन में एग्रीमेंट के बारे में डिफाइन किया गया है? तो बेटा याद रखिएगा सिर्फ यही नहीं, आपको जितने भी सेक्शंस हैं लाइक एग्रीमेंट के सेक्शंस, कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शंस, जितने भी सेक्शंस हैं, प्रॉमिस के सेक्शन, जितने भी सेक्शंस हैं आपको सारे के सारे सेक्शंस जो हैं वो लर्न होने चाहिए। एग्जामिनेशन में ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप याद रखिएगा कि एग्रीमेंट को कंटेन किया गया है आर्टिकल 2, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन ई के अंदर। तो सेक्शन 2 सब सेक्शन ई में एग्रीमेंट कहता है कि एग्रीमेंट इज अ क्या, बेसिकली जब दो लोग एक साथ किसी बात पे सहमत होते हैं, ठीक है, और वो एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं, तो देन इट बिकम्स एग्रीमेंट। नाउ सेक्शन डैश ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हैज डिफाइंड कॉन्ट्रैक्ट। तो याद रखिएगा अभी हमने पढ़ा कि सर सेक्शन 2E में क्या डिफाइन किया गया है, सर एग्रीमेंट को डिफाइन किया गया है, और 2H में डिफाइन किया गया है किसको सर, तो 2H में डिफाइन किया गया है कॉन्ट्रैक्ट को। ये आपको याद रहना चाहिए। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7 कि सेक्शन ई ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हैज डिफाइंड। अभी आपको बताया कि सर सेक्शन 2 सब सेक्शन ई में किसके बारे में डिफाइन किया गया है, एग्रीमेंट के बारे में। ठीक उसी तरीके से सेक्शन 2 सब सेक्शन, यहां पे देखिए अभी आपको बताया सर सेक्शन 2 सब सेक्शन एच में किसके बारे में डिफाइन किया गया है सर, तो वो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डिफाइन किया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसा ही आ गया, सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हैज डिफाइंड, तो आप कहोगे सर कॉन्ट्रैक्ट, ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ, तो एनी एग्रीमेंट, जब दो लोग किसी बात पर सहमत होते हैं और कोर्ट उस बात को मानती है तो उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी एग्रीमेंट जिसको कानूनी रूप से वैलिड माना जाता है हम उसे कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, ये आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ सवाल है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है सर, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग ऑब्लिगेशंस बिटवीन द पार्टीज, दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय। तो याद रखिएगा कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है जिसमें किसी भी बात को पूरा करने के लिए दो पार्टी एक दूसरे को वादा करती हैं। तो ये जो डेफिनेशन है ये किसने दिया है, तो दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय सैलमॉन्ड। ये आपके प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में 2 बार पूछा जा चुका है, काफी ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। नेक्स्ट, डैश हैज डिफाइंड कॉन्ट्रैक्ट
किसने कॉन्ट्रैक्ट को इस तरीके से डिफाइन किया गया है? तो एवरी एग्रीमेंट एंड प्रॉमिस इनफोर्सेबल एट लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो याद रखेंगे सर, दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय एफ पोलॉक, फ्रेडरिक पोलॉक। ठीक उसी तरीके से आपको सैलमोंड का भी डेफिनेशन याद रहना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टीज। ठीक उसी तरीके से आपको फ्रेडरिक पोलॉक का भी एग्जाम में याद रहना चाहिए कि एवरी एग्रीमेंट एंड प्रॉमिस इनफोर्सेबल बाय एट लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। चलिए, नाउ अकॉर्डिंग टू whom a contract is an agreement enforceable at law, तो this definition was given by one of the famous personality William Anson. Now a week invites Srijit, like this is a case study type question। ये एक तरीके से केस स्टडी है। इसमें कह रहा है कि अवीक ने सृजीत को अपने बेटे के फर्स्ट राई सिटिंग सेरेमनी पे बुलाया। सृजीत ने ये जो इनविटेशन था उसे एक्सेप्ट कर लिया। तो दिस इज एन एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, इनवॉइस, नन ऑफ दिस। तो बेसिकली अवीक इनवाइट सृजीत फॉर हिज सन्स राइस सेरेमनी, सृजीत एक्सेप्ट द इनविटेशन। तो दिस इज एन व्हाट? एग्रीमेंट। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? एग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। तो सर एक बात समझिएगा, यदि हम कोई एग्रीमेंट करते हैं, एक मिनट, जब हम कोई एग्रीमेंट करते हैं सर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? तो एग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। जी बिल्कुल राइट है। जब हमको ऑफर मिलता है और हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं तो इसी को तो एग्रीमेंट कहते हैं। नाउ सेकंड, कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट। जी हाँ, और जब वो लागू होगा, जब एनी एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। नाउ थर्ड, ऑल एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। डेफिनेटली सही है। देखिए क्या होता है कि जो एग्रीमेंट जो होते हैं आगे चल के क्या बनते हैं? कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं है कि सारे के सारे एग्रीमेंट ही क्या बन जाए? कॉन्ट्रैक्ट बन जाए, क्योंकि वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं दैट इज इनफोर्सेबल बाय लॉ। तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तो कभी ना कभी एग्रीमेंट थे, लेकिन एग्रीमेंट जरूरी नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट हो सके। तो ऑप्शन नंबर 3 भी राइट है। ऑप्शन नंबर 4 इज अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेंस बिकम एन ऑफर। जी नहीं, जब कोई प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट हो जाता है तो वो एग्रीमेंट होता है, ना कि ऑफर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज इनकरेक्ट। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? आपको पता होना चाहिए कि सर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट क्या क्या है। तो सर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फ्री कंसेंट होना चाहिए। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का कैपेसिटी ऑफ पार्टीज होनी चाहिए, मतलब कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो इस कैपेबल होना चाहिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर पाए। लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट होना चाहिए। जी हाँ, दिस 3 आर द एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, बट फर्स्ट वन इज नॉट। इसीलिए इसका राइट आंसर जो है वो नंबर 1 होगा। नाउ एन एग्रीमेंट कंसिस्ट ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस बिटवीन एट लीस्ट, कितनी पार्टीज के बीच में होना चाहिए सर रेसिप्रोकल प्रॉमिस? तो 2 लोगों के बीच में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो, सपोज करो कि हम दोनों आपस में कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो मैं तुम्हें प्रपोजल दूंगा तो तुम्हें तो वो प्रपोजल क्या करना पड़ेगा? लेना पड़ेगा ना। तो मैं यदि तुम्हें प्रपोजल दे रहा हूं तो तुम्हें वो प्रपोजल लेना भी पड़ेगा। तो 2 पार्टी का होना जरूरी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। तो सर क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट राइट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? सबसे पहला, एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। सर ये तो बिल्कुल करेक्ट है कि कोई भी एग्रीमेंट यदि कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा लागू किया जा सकता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। एवरी एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। क्या सारा का सारा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है? बिल्कुल नहीं सर। अभी मैंने कहा कि सर सारे के सारे एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, क्योंकि वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कोर्ट के द्वारा इनफोर्सेबल होते हैं।
तो आप समझ गए होंगे सर कि इसमें पूछा है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट राइट, तो आप समझ गए होंगे सर कि बी जो है वो राइट नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एन एग्रीमेंट इज एन एक्सेप्टेड प्रपोजल। जी हाँ, एग्रीमेंट मतलब क्या, कोई आपको ऑफर दिया और यदि आप उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उसे ही तो एग्रीमेंट कहते हैं। एंड अ प्रॉमिस इज डिफाइंड इन सेक्शन 2B। बिल्कुल सर, प्रॉमिस को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सब सेक्शन बी ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर। नाउ ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। द स्टेटमेंट इज ट्रू, पार्टली ट्रू, फॉल्स, इम्पॉसिबल। तो इसमें क्या कहा गया है सर कि सर सही तो है, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट तो कभी ना कभी एग्रीमेंट थे, क्योंकि एग्रीमेंट से ही वो क्या बने, कॉन्ट्रैक्ट बने। लेकिन सारा का सारा एग्रीमेंट जो है वो जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो ऑप्शन इज ट्रू, करेक्ट इज ए, नंबर ए होगा ट्रू। कैश विड्रॉल थ्रू एटीएम ऑफ अ बैंक इज, यदि आप बैंक में जाते हो और आप कोई कैश विड्रॉ करते हो तो वो क्या है, तो आप कहोगे सर whenever we went to a bank to withdraw cash from an ATM it is called tacit contract। क्या कहते हैं उसे सर, इसे कहते हैं हम tacit contract। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नाउ एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय, देखिए यदि एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हम किसे कहते हैं, तो याद रखेंगे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है वो कॉन्ट्रैक्ट जो हम किसी के साथ आइदर रिटेन में करते हैं या फिर वर्बली करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, दैट इज वर्ड्स आइदर स्पोकन और रिटेन इज कॉल्ड एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। नाउ when a contract is formed by express words, जब कोई कॉन्ट्रैक्ट हम अपने वर्ड्स को एक्सप्रेस करके या बोल करके करते हैं, इट इज कॉल्ड एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। आप लोग यहां पर मैक्सिमम स्टूडेंट समझ गए होंगे कि इसका आंसर होगा क्या, तो सर इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। तो नहीं नहीं जी, नहीं जी, नहीं जी, नहीं जी, नहीं। When a contract is formed by express words, जब कोई, तो सर जब यहां पे तो आपको आंसर लिखा हुआ है, देखिए क्या कह रहा है कि when a contract is formed by express words or spoken that is called express contract। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में हम लोग पहुंच चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, देखिए सर, अ कॉन्ट्रैक्ट में बी डैश when the terms and condition of the contract arises from the conduct of the parties। याद रखिएगा, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जब हमारे कंडक्ट के कारण होता है, फॉर एग्जांपल एक बस आ रही है, आपने उस बस को क्या किया सर, हाथ दिया, वो बस आपके सामने रुक गई, आप उस बस में चढ़ गए, तो आपके बिहेवियर यानी आपके कंडक्ट के कारण आपके और उस बस वाले के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि क्यों आप उसकी सर्विस ले रहे हैं, तो आपको उसे क्या करना पड़ेगा सर, उसे आपको पेमेंट करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड एम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट हमारे बिहेवियर के कारण होता है, that is called conduct के कारण होता है, that is called implied contract। Now a contract is called dash when one party has yet to fulfill his obligation while the other party has already performed his obligation। मतलब कि जब कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्टी ने अपना ऑब्लिगेशन पूरा कर दिया है, वहीं दूसरे पार्टी ने अभी अपना ऑब्लिगेशन पूरा नहीं किया, तो हम उसे क्या कहते हैं, ऑप्शन देखिए, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट और बाइलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। तो आप कहोगे सर एक पार्टी ने किया है दूसरे ने नहीं किया, तो इसका करेक्ट आंसर होगा यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, a contract is dash when at least two or more parties have to fulfill their respective obligation at the time of formation of a contract। जब कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त कोई पार्टी जो है वो क्या करती हैं, अपने ऑब्लिगेशंस को पूरी कर देती हैं, हम उन्हें कहते हैं, जब दोनों पार्टी ऑब्लिगेशंस पूरी कर लेती हैं तो हम उन्हें कहते हैं बाइलैटरल कॉन्ट्रैक्ट।
तो सर चैप्टर नंबर 1 को हमने बड़ी आसानी से कंप्लीट किया। देख लीजिए, आपके सामने है ये। फिर से आज यदि आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन इंडिया इज कंटेन्ड इन, इंडिया में जो लॉ है, ठीक है ना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग होता है। जितने भी इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सारा का सारा कॉन्ट्रैक्ट को गवर्न करता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब लागू हुआ? तो आप कहोगे सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लागू हुआ था 1 सितंबर 1872 को। नाउ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन का जो सोर्स है कमर्शियल लॉ का, वो कहां से लिया गया है? तो सर कमर्शियल लॉ का सोर्स कहीं एक जगह नहीं, बल्कि हमने कुछ ब्रिटिश यानी कि इंग्लिश कॉमन्स लॉ से लिया है, कुछ मर्चेंटाइल यूजेस से लिया है, एंड कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी एंड जस्टिस से उठाया है। तो ये टोटल मिलकर के एक तरीके से बैग ऑफ बोरोइंग्स की तरह काम करता है। जिस तरीके से हमारा फंडामेंटल राइट्स है, जिसको हमने अलग अलग कंट्री से बोरो किया है, ठीक ये उसी तरीके से है। नाउ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कहां कहां लागू होता है? तो ये होल इंडिया लागू होता है। पहले ये जम्मू एंड कश्मीर पर लागू नहीं होता था, जब तक कि क्या नहीं आया था सर? ये तब तक लागू नहीं होता था जब तक कि जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A थे। चलिए, इसके बाद क्या है सर, देखते हैं नेक्स्ट। कौन से सेक्शन में एग्रीमेंट को डिफाइन किया गया था? तो आपको बता दिया सर, एग्रीमेंट इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 सब सेक्शन ई ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कौन से सेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया गया था? तो 2 सब सेक्शन एच। ये दो क्वेश्चन भी मिलते जुलते हैं कि सेक्शन 2 में क्या बताया गया है? तो सेक्शन 2 में एग्रीमेंट बताया गया है, और 2H में क्या बताया गया है? तो आप बोलोगे सर 2H में बताया गया है हमारा कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। नाउ एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, कोई भी एग्रीमेंट जब कानून द्वारा लागू होता है तो उसे कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब एक दो फेमस डेफिनेशन आपको याद रखना है। एक ये कि कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टीज इज अ फेमस डेफिनेशन गिवन बाय सैलमॉन्ड। जबकि दूसरा जो है वो आप पढ़ोगे कि डैश हैज डिफाइंड कॉन्ट्रैक्ट एज एवरी एग्रीमेंट एंड प्रॉमिस इन्फोर्सेबल एट लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय फ्रेडरिक पोलॉक। According to Dash, a contract is an agreement enforceable at law made by more persons. Sorry, विलियम एंसन इसका आंसर होगा। नाउ मैंने आपको बताया कि कोई एक पार्टी, कोई एक दोस्त दूसरे दोस्त को इनवाइट करता है, तो सर ये आपस में उन दोनों का एक तरीके से सोशल एग्रीमेंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है? मैंने आपको बताया कि इन सब में ऑप्शन ए बी सी सही था। सिर्फ अ प्रपोजल, जब कोई प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है तो वो ऑफर नहीं बनता, बल्कि वो एग्रीमेंट हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? तो रजिस्ट्रेशन ऑफ एग्रीमेंट, सर एग्रीमेंट को रजिस्टर कराना जो है, ठीक है, वो एलिमेंट नहीं है सर कॉन्ट्रैक्ट का। नेक्स्ट, एग्रीमेंट में कितने लोग होने चाहिए? तो एटलीस्ट सर एग्रीमेंट में कम से कम 2 लोग होने चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट राइट, इनमें से कौन सी बात सही नहीं थी? तो मैंने आपको बताया कि कोई भी एग्रीमेंट, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्रीमेंट होते हैं। लेकिन याद रखिएगा सर कि सारे के सारे एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, क्योंकि वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा बच्चों जो कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सेबल होगा। ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ये स्टेटमेंट जो है वो सही है या गलत है? तो ये बिल्कुल सही है। अभी हमने इसके बारे में डिस्कशन किया। आप जब कैश विड्रॉ करते हैं एटीएम से, तो ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? इसको बोलते हैं टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। नाउ एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट मींस अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि जब कोई आप कॉन्ट्रैक्ट वेदर इन रिटेन करते हो या स्पोकन करते हो, दैट इज कॉल्ड एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद वाला भी सेम आंसर होगा कि व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड बाय एक्सप्रेस वर्ड्स और स्पोकन, इट इज कॉल्ड एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। नाउ नेक्स्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट मे बी डैश व्हेन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अराइजेस फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। जब कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी पार्टी के कंडक्ट के कारण अराइज होता है तो उसको बोलते हैं इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। जब किसी कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्टी अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरी करती है तो उसे यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, और किसी कॉन्ट्रैक्ट में यदि दोनों पार्टी
अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरी कर दे तो उन्हें हम बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो इस तरीके से आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का पार्ट ए जो था, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट, को हमने कंप्लीट किया। नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दैट इज कॉल्ड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। नाउ अब हम लोग देखेंगे क्या कि सर सेक्शन 2 जो है, सेक्शन 2 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हैज डिफाइंड। तो याद रखिएगा सर, सेक्शन 2 सब सेक्शन ए में प्रपोजल के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है सर? प्रपोजल के बारे में। कि सेक्शन 2 सब सेक्शन ए ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहता है प्रपोजल के बारे में। जब कोई व्यक्ति किसी चीज का ऑफर सेल करना चाहता है या किसी को कोई ऑफर देता है, दैट विल बी टर्म्ड एज प्रपोजल। सेक्शन डैश ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हैज डिफाइंड प्रपोजल और ऑफर। देखिए अभी आपको बताया कि सेक्शन 2A में बताया गया है सर किसके बारे में? तो प्रपोजल और ऑफर के बारे में। नाउ आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सा सही नहीं है? एग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, सर सही है। कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी, अभी ही बताया कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सर हम एग्रीमेंट किए और वो एग्रीमेंट कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सेबल होना चाहिए। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। तो जी हाँ सर, ये भी राइट है। तो बच गया कौन सा साहब? 4th नंबर। तो बच्चों 4th नंबर जो होगा वो इसका गलत आंसर होगा। अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेंस बिकम्स एन ऑफर, नहीं सर, अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेंस बिकम्स एन एग्रीमेंट व्हेन ऑफर इज मेड टू जनरल पब्लिक। जब कोई ऑफर जो है वो जनरल पब्लिक को दी जाती है, इट इज कॉल्ड जनरल ऑफर। जैसे अखबार में मैंने आपको इश्तिहार दिया कि आप लोग जो भी मेरे कोर्स में इनरोल करेंगे 28 फरवरी तक, तो मैं उनको 50% डिस्काउंट दूंगा। तो ये जो मैं आपको ऑफर दे रहा हूं, दिस इज कॉल्ड जनरल ऑफर, क्योंकि मैं पूरे पब्लिक सभी को दे रहा हूं। अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड, जब कोई प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो वो क्या बन जाता है सर? अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस और एन एग्रीमेंट यू कैन से। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट, द पर्सन मेकिंग द ऑफर इज नोन एज, तो ऑफरर, एंड द पर्सन टू हुम इट इज मेड इज नोन एज ऑफरी। मतलब वो व्यक्ति जो ऑफर देता है उसे हम ऑफरर कहते हैं और वो इंसान जो ऑफर एक्सेप्ट करता है उसे हम ऑफरी कहते हैं। As defined by section 2 subsection C of Indian Contract Act, the person making the proposal is called offerer, offeree, contractee और promisee। तो याद रखिएगा, मैं जानता हूं कि मैक्सिमम स्टूडेंट समझ गए होंगे कि इसका आंसर जो होगा वो क्या होना चाहिए? प्रॉमिसी होना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति जो प्रपोजल देता है, ठीक है, इट्स कॉल्ड प्रॉमिसी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑफर इज डैश व्हेन इट इज मेड बाय वर्ड स्पोकन और रिटन। तो याद रखिएगा सर, स्पोकन या रिटन, फिर से वही एक्सप्रेस ऑफर। नाउ एन ऑफर इज इंप्लाइड व्हेन इट इज मेड अदरवाइज इन वर्ड्स और रिटन। तो कोई भी ऑफर इंप्लाइड तब होता है जब वो स्पोकन और रिटन के थ्रू ना हुआ हो, बल्कि कंडक्ट ऑफ द पार्टीज के कारण हुआ होता है। व्हेन काउंटर ऑफर इज मेड, देखिए मान लीजिए कि मैंने आपको कोई ऑफर दिया कि भाई साहब मुझे ये कार आपको सेल करनी है, आपने मुझसे ही कहना शुरू कर दिया कि सर मुझे भी आपको ये कार सेल करनी है, तो ये जो है वो ओरिजिनल ऑफर इसमें क्या हो जाएगा सर? लैप्स हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, अ टीचर टीचेस हिज पैरेट टू रिसाइट एन ऑफर। एक टीचर अपने पैरेट को क्या सिखा रहे हैं सर? ऑफर देना सिखा रहे हैं, और उसके बाद वो अपने पैरेट को बी के पास भेज देते हैं, ठीक है ना? तो ये बताइए कि बी इज दिस अ वैलिड ऑफर? तो क्या जो ये ऑफर है वो एक वैलिड है? तो बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं है, बिकॉज ऑफर इज मेड बाय अ कॉम्पिटेंट पर्सन। ऑफर देने वाला एक कॉम्पिटेंट व्यक्ति होना चाहिए।
नाउ क्वेश्चन नंबर 12, ये हम लोगों ने, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। आप देख सकते होंगे कि अविक और सृजीत, दोनों, अविक ने सृजीत को अपने बेटे के राइस सेरेमनी में बुलाया, सृजीत ने उस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया, तो ये क्या कहलाएगा? तो हमने पहले भी बताया, दिस इज एन एग्रीमेंट, दिस इज कॉल्ड सोशल एग्रीमेंट। इट इज एन ऑफर मेड टू द जनरल पब्लिक, तो जब हम ऑफर जनरल पब्लिक को देते हैं तो इसे क्या कहते हैं? हम जनरल ऑफर कहते हैं। X advertised in the newspaper that he would pay a reward of 5,000 to anyone who could trace out his missing son। देखिए, X ने अखबार में इश्तिहार डाल दिया कि जो भी उसके बच्चे को ढूंढ के लेके आएगा, X जो है उसे 5,000 रुपए इनाम देगा। तो ये जनरल ऑफर है, स्पेसिफिक ऑफर है, क्रॉस ऑफर है, काउंटर ऑफर है। सर दिस इज अ जनरल ऑफर। नाउ नेक्स्ट, When an offer is made to a definite person, जब किसी एक व्यक्ति, जब हम किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को ऑफर देते हैं, एक डेफिनेट पर्सन को ऑफर देते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक ऑफर। नाउ X ऑफर टू बाई अ मारुति 800 फ्रॉम Y, X ने ऑफर दिया Y को, ठीक है ना, कि वो जो है मारुति 800 उसका कार परचेज करना चाहता है 1 लाख में। तो ये क्या है? ये जनरल ऑफर है, स्पेसिफिक ऑफर है, क्रॉस ऑफर है। तो आप समझ पा गए होंगे कि सर इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक ऑफर, क्योंकि एक्स ने स्पेसिफिकली ऑफर दिया है किसको? वाई को। नाउ when two parties exchange identical offers ignorantly at the time of each other, सच ऑफर्स आर कॉल्ड। जब एक बार में दो व्यक्ति आपस में ही ऑफर को क्या कर लेते हैं सर? इंटरचेंज कर लेते हैं। मैंने तुम्हें ऑफर दिया, तुमने मुझे ऑफर दे दिया, दैट इज कॉल्ड क्रॉस ऑफर। क्या कहते हैं इसे? क्रॉस ऑफर कहते हैं। तो आप देख पा रहे होगे एक चीज कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो टेस्ट करना चाहता है कि आपने चैप्टर्स पढ़ा है या चैप्टर को रटा है। तो हम एमसीक्यू भी डिस्कशन कर रहे हैं आप लोगों के साथ, तो एमसीक्यूज को भी बहुत ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस कर रहे हैं, और उससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस बन रहा है हम उसे भी कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, आ जाइए। अब ए बाय अ लेटर ऑफर टू सेल हिज कार टू बी, ए ने एक लेटर के माध्यम से बी को बोला कि भाई साहब मुझे अपनी कार बेचनी है 3 लाख रुपए में। बी रॉट अ लेटर स्टेटिंग दैट ही वाज प्रिपेयर्ड टू बाय इट फॉर 4 lakhs। बी ने उल्टा उसको लेटर लिख दिया और कहा कि भाई हम रेडी है तुम्हारा क्या करने के लिए? वो कार खरीदने के लिए 4 लाख रुपए में। तो इस केस में बी का लेटर क्या सेंड किया? क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर का मतलब होता है कि आपने मुझे कोई ऑफर दिया और बदले में मैंने आपको एक और ऑफर दे दिया। नाउ एक्स ऑफर टू सेल हिज कार टू वाई फॉर 1,000 lakh, वाई एक्सेप्टेड टू बाई इट फॉर 90,000। ये एक्चुअली 1 लाख होना चाहिए, ठीक है, ये एक्चुअली 1 लाख होगा, ठीक है, कि एक्स ऑफर टू सेल हिज कार टू वाई फॉर 1 लाख, वाई एक्सेप्टेड टू बाई इट विथ 90,000। तो इसे हम क्या कहेंगे? तो याद रखिएगा सर कि इसे हम कहते हैं काउंटर ऑफर। अब याद रखिए काउंटर ऑफर क्या होता है? तो आप कहोगे सर काउंटर ऑफर का मतलब होता है कि जब हम अपने पुराने ऑफर को मॉडिफाई करके उसे एक्सेप्ट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड काउंटर ऑफर। तो काउंटर ऑफर क्या है सर? अ रिजेक्शन ऑफ द ओरिजिनल ऑफर, एन एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर, अ बार्गेन और इनविटेशन टू ट्रीट। तो याद रखिएगा सर काउंटर ऑफर जो होता है उसे हम कहते हैं कि ये क्या है सर? ये एक रिजेक्शन है। काउंटर ऑफर में हम क्या कहते हैं कि ओरिजिनल ऑफर को रिजेक्ट कर देते हैं। जैसे कि आप यहां देखिए ना साहब, एक्स ने ऑफर किया था वाई को ओरिजिनली कि हम कार को कितने में बेचेंगे? 1 लाख में बेचेंगे। वाई ने डील तो एक्सेप्ट की, लेकिन पहले वाले को कैंसिल करके कहा कि नहीं हम वो नहीं देंगे, हम 90,000 का ही लेंगे। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। एन ऑफर विच रिमेन्स ओपन फॉर एक्सेप्टेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कोई ऑफर जब एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम तक ओपन रहता है एक्सेप्ट करने के लिए तो हम उसे कहते हैं स्टैंडिंग ऑफर। मतलब मान के चलो कि 1, 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने के लिए कोई ऑफर चल रहा हो। और टेंडर फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स इज अ काइंड ऑफ स्टैंडिंग ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा आप, इसको एग्जाम में आपका बहुत बार पूछा गया है कि टेंडर टू सप्लाई ऑफ गुड्स इज अ काइंड ऑफ क्या है सर? तो इसे हम कहते हैं अगेन स्टैंडिंग ऑफर। Which of the following is not an essential element of a valid offer? वैलिड ऑफर में
कौन सी चीजें नहीं होती? तो आप कहोगे सर कि पहले पढ़ लेते हैं क्या क्या है। देखिए, द ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी, ये तो होनी चाहिए कि ऑफर के बारे में ऑफरी को पता होना चाहिए। द टर्म्स ऑफ द ऑफर मस्ट बी डेफिनाइट एंड क्लियर, ये भी राइट है। द ऑफर इज टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ द ऑफरी, ऑफर जो है उसमें आप ऑफरी से उसकी रजामंदी लोगे सर। नेक्स्ट है द ऑफर में नॉट क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, जी नहीं, ये गलत है। द ऑफर में क्रिएट लीगल रिलेशनशिप मतलब उस ऑफर में एक इंटेंशन होना चाहिए, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, तभी जो है वो क्या बनेगा, वैलिड एलिमेंट बनेगा किसका, ऑफर का। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग रूल ऑफ वैलिड ऑफर। अभी देखिए, द ऑफर मस्ट बी एक्सप्रेस्ड, ठीक है अच्छे सर। नेक्स्ट देखते हैं, द ऑफर मस्ट बी इंटेंडेड टू क्रिएट एंड कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप, यह भी सही लग रहा है। तीसरा देखते हैं क्या है, एन ऑफर मस्ट बी डेफिनाइट एंड एम्बिगियस, सर ये भी सही लग रहा है। नेक्स्ट, एन ऑफर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो देखिए सर वैलिड ऑफर जरूरी नहीं कि क्या रहे, एक्सप्रेस्ड हो, ठीक है। द ऑफर मस्ट बी एक्सप्रेस नहीं होता, वो सर एक्सप्रेस के अलावा किसी दूसरे फॉर्म में भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग रूल ऑफ अ वैलिड ऑफर, इनमें से कौन सा वैलिड ऑफर के लिए रूल एप्लीकेबल नहीं है। एन ऑफर में भी कंडीशनल इन केस ऑफ स्पेशल टर्म्स, जी ऑफर कंडीशनल हो सकता है। क्रॉस ऑफर डू नॉट रिजल्ट इन अ कॉन्ट्रैक्ट, क्रॉस ऑफर जो है सर, क्रॉस ऑफर होने से पहला ऑफर जो है वो लैप्स हो जाता है, तो ये नहीं बनाता, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। एन ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी, जी हाँ, एन ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी, एन ऑफर मस्ट बी मेड टू अ डेफिनाइट पर्सन, तो सर ये जरूरी नहीं है कि किसी डेफिनाइट पर्सन को ही दे हम कोई ऑफर, हम जनरल पब्लिक को भी दे सकते हैं। चलिए सर, हम क्वेश्चन नंबर 26 तक पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हम पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू रूल रिगार्डिंग रूल ऑफ अ वैलिड ऑफर। फिर से वही क्वेश्चन थोड़ी इस बार घुमा करके, तो देखिए, एन ऑफर मस्ट बी अनकंडीशनल, सर नहीं सर, स्पेशल केसेस में अभी हमने पढ़ा ना कि कुछ स्पेशल केसेस में जो ऑफर होता है वो कंडीशनल भी हो सकता है, तो ये कहना गलत है कि ऑफर अनकंडीशनल रहना चाहिए। अ नोटिस इन द न्यूज़पेपर इनवाइटिंग टेंडर, यदि कोई नोटिस छपा है न्यूज़पेपर में और उसमें टेंडर मांगा गया है तो वो क्या कहा जाएगा, इट इज अ प्रपोजल, इन्विटेशन टू प्रपोजल, प्रॉमिस और एन इन्विटेशन फॉर नेगोशिएशन। तो क्या बोलोगे सर, इसका आंसर क्या होगा आपका? तो देखिए, पहले पढ़ते हैं सवाल को। अ नोटिस इन द न्यूज़पेपर इनवाइटिंग टेंडर इज व्हाट, अ प्रपोजल, एन इन्विटेशन टू प्रपोजल, अ प्रॉमिस और एन इन्विटेशन फॉर नेगोशिएशन। तो सर इन्विटेशन टू प्रपोजल होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एक्सेप्टेंस इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है एक्सेप्टेंस पे लागू नहीं होता। तो याद रखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन है आपसे, क्वेश्चन नंबर 28 पूछा है कि कौन सा लागू नहीं होता। तो इट मस्ट बी सेंट, तो आपको पता है सर कि एक्सेप्टेंस जो है वो भेजना पड़ता है, जब तक एक्सेप्टेंस नहीं भेजेंगे, ठीक है, तब तक ये नहीं माना जाएगा कि वो हुआ है। इट मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल, दूसरा भी राइट है। इट मे बी प्रिज्यूम फ्रॉम द साइलेंस ऑफ ऑफरी, यदि ऑफरी साइलेंस रह जाता है तो हम प्रिज्यूम कर लेते हैं। इट मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द पर्सन हैविंग अथॉरिटी, ये सर जिसके नाम का प्रपोजल है वही एक्सेप्ट करेगा। नेक्स्ट, एन ऑफर कम्स टू एन एंड, ऑफर कब एंड में हो जाता है, एंड इज नो लॉन्गर ओपन टू एक्सेप्टेंस अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ रीजनेबल टाइम, सही है। बाय फेलियर ऑफ अ कंडीशन प्रेसिडेंट, हाँ यदि कोई कंडीशन को नहीं मानता उस केस में भी ऑफर इनवैलिड हो जाता है या खत्म हो जाता है। बाय डेथ और इंसैनिटी, ऑल ऑफ द अबव, तो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव।
नाउ an offer comes to an end and is no longer open to acceptance under the कंटेनेंस ऑफर, रिफ्यूजल, लैप्स ऑफ टाइम, जी हाँ ऑल ऑफ द अबव, इसमें भी ऑल ऑफ द अबव। कि कोई ऑफर कब खत्म हो जाता है, तो याद रखेंगे कोई ऑफर तब खत्म हो जाएगा जब कोई काउंटर ऑफर आ जाएगा तब, या कोई उसको रिफ्यूज कर देगा तब, या टाइम खत्म या एक्सपायरी हो जाएगा वो ऑफर तब। नाउ P proposes by a letter sent by post to sell his house to Q। P जो है वो प्रपोज करता है Q को एक लेटर भेज करके कि हम अपना घर बेचना चाहते हैं। Q accepts the letter। Q जो है उस लेटर को एक्सेप्ट कर लेता है। Q जो है उस लेटर को क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है। by a letter sent by post Q may revoke his acceptance before the letter communicating it reaches to P। after the letter communicating it reaches to P both A and B and can't be revoked। तो याद रखिएगा कि वो once the B proposes by a letter to send, तो before the letter communicating it reaches to P। ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर 31 का A। Now 32, which of the following statement about revocation of offer is true? Which of the following statement about revocation of offer is true? रिवोकेशन ऑफ ऑफर कब पॉसिबल है, तो इंडियन लॉ में एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक्ड एनी टाइम। दूसरा, अंडर इंग्लिश लॉ एंड एक्सेप्टेंस इज रिवोकेबल वंस इट इज पुट इन कोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो सर ये दोनों बातें सही है, क्योंकि इंडियन लॉ कहता है कि एक्सेप्टेंस जो है कभी भी रिवोक मतलब वापस लिया जा सकता है। मान लो अभी हमने कहा कि मुझे तुम्हारा कोई सामान खरीदना है, लेकिन मैं बाद में चाहूं तो अपना एक्सेप्टेंस वापस ले सकता हूं, ठीक है। लेकिन इंग्लिश लॉ में ऐसा नहीं है। यदि आपने कोई एक्सेप्टेंस दे दिया तो वो इरिवोकेबल होगा, आप उसको वापस नहीं रिवोक कर सकते। तो इसी के साथ हमारा पार्ट 1 का बी भी कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने डिस्कशन किया पहले पार्ट में कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, और दूसरे पार्ट में अभी जो हमने जिसमें करीबन 32 क्वेश्चंस को डिस्कस किया, जिस पार्ट में उसका नाम है आपका ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। और अभी हम आखिरी पार्ट को भी कवर कर लेंगे, दैट इज इसका थर्ड पार्ट, ताकि आपके एग्जामिनेशन से पहले इसी स्पीड में सवाल चलते रहें तो आप अपने एग्जाम के लिए तैयार हो जाओ। तो हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 का सी, दैट इज कंसिडरेशन। तो आप क्या कहोगे, कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है सर? कंसिडरेशन का मतलब होता है किसी चीज के बदले में कोई चीज रिटर्न, दैट इज क्विड प्रो क्रियो, दैट मीन्स समथिंग इन रिटर्न। द कंसिडरेशन, कंसिडरेशन को कहां मेंशन किया गया है? सेक्शन 2 सबसेक्शन डी में। अब तुम एक जगह कॉपी बनाओगे और वहां पे लिखोगे 2 सबसेक्शन ई में क्या है, 2 सबसेक्शन सी में क्या है, 2 सबसेक्शन डी में क्या है, 2 सबसेक्शन एच में क्या है, ये सारी चीजें, क्योंकि सर ये सारे के सारे सेक्शन जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट, अ कंसिडरेशन इज, कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? डूइंग और अब्सटेनिंग फ्रॉम डूइंग समथिंग एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर इज कॉल्ड कंसिडरेशन। विच कंसिडरेशन इज नो कंसिडरेशन अंडर इंग्लिश लॉ? इंग्लिश लॉ के अंदर में किसे कंसिडरेशन नहीं मानते? तो कोई भी कंसिडरेशन जो हम पास्ट में करते हैं हम उसे कंसिडरेशन नहीं मानते एज पर इंग्लिश लॉ। नेक्स्ट, पास्ट कंसिडरेशन इन इंडिया इज, लेकिन इंडिया में उसको क्या माना जाता है? वैलिड माना जाता है। अब देखो पास्ट कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, तो डैश मींस द कंसिडरेशन विच ऑलरेडी मूव्ड बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ एग्रीमेंट, मतलब एग्रीमेंट करने से पहले ही आपने कंसिडरेशन कर लिया, तो दैट इज कॉल्ड पास्ट कंसिडरेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कंसिडरेशन इज नॉट ट्रू? तो कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, सही है ये कि जब प्रोमिसर चाहेगा तभी कंसिडरेशन मूव होगा। कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी अनलॉफुल, कंसिडरेशन अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, इमोरल नहीं होना चाहिए और पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, ये भी सही है। कंसिडरेशन जो है वो रियल होना चाहिए और इसमें किसी तरह का कोई इंडेफिनाइट और इल्यूजरी ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स नंबर डी जो है वो इनकरेक्ट होगा। नाउ नेक्स्ट, पीटर फाइंड्स जॉन्स वॉलेट, पीटर को जॉन का वॉलेट मिला रोड के ऊपर, उसने इसे रिटर्न कर दिया और जॉन ने प्रॉमिस किया कि वो उसे 500 रुपीज देगा इसके सर्विस के लिए। तो ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है सर? दिस इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। नाउ अकॉर्डिंग टू डैश पास्ट कंसिडरेशन इज गुड कंसिडरेशन, तो इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग इसको गुड कंसिडरेशन कहा जाता है, लेकिन इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग जो है इसे
इनवैलिड या कह सकते हो कि बैड कंसिडरेशन भी माना जाता है, क्योंकि वो लोग पास्ट को कंसिडरेशन ही नहीं मानते। एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, मतलब कि यदि कोई एग्रीमेंट हुआ है उसमें कोई कंसिडरेशन नहीं है तो वॉइड हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेप्शन टू द रूल नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। याद रखिएगा, यदि आपका कोई कंसिडरेशन नहीं है किसी चीज में तो आपका कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा। तो ये किसके केस में लागू नहीं होता सर? टू पे अ डेब्ट। हु आर कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कौन कंपिटेंट है? तो याद रखिएगा, कोई भी व्यक्ति जो 18 साल की उम्र का हो, दिमागी रूप से सही हो और उसको कोर्ट के द्वारा बैन ना किया गया हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कंपिटेंट है। नेक्स्ट है पर्सन्स हु आर इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कौन लोग इन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते? तो बच्चे, पागल और जिसको कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई कर दिया हो। और माइनर्स लाइबिलिटी फॉर नेसेसरी सप्लाई टू हिम इज अगेंस्ट ओनली माइनर्स प्रॉपर्टी। कंसिडरेशन को कितने भागों में बांटा गया है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर। कंसिडरेशन कैन बी 3 टाइप्स। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट कंसिडरेशन? तो कंसिडरेशन इल्यूसरी नहीं होना चाहिए। कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, इट वॉज डिसाइडेड इन। किसके केस में डिसाइड हुआ था? तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआईपी क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है कि कंसिडरेशन जो है वो प्रोमिसर के डिजायर पे ही मूव होगा। दिस वॉज डिसाइडेड इन द केस दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव के केस में हुआ था। 1880 में ये केस चल रहा था। उस दौरान इस बात कहा गया था कि प्रोमिसर के डिजायर पे ही क्या होगा सर? कॉन्ट्रैक्ट मूव किया जाएगा। तो जनरली आज हमने पूरे के पूरे बिजनेस लॉ में आपके लिए कितने टॉपिक्स को कवर कर दिया सर? बिजनेस लॉ में जो हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे, जिस चैप्टर का नाम था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जिसमें हमने पहले के 3 चैप्टर्स या 3 पार्ट बोल सकते हो, कंसिडरेशन, उसके बाद सर एग्रीमेंट वाला पार्ट, और तीसरा जो कि अभी हमने कंसिडरेशन पढ़ा। ये 3 पार्ट, इंट्रोडक्शन, ठीक है, प्रॉमिस एंड एग्रीमेंट जो वाला पार्ट था वो, और तीसरा जो हमने अभी पढ़ा कंसिडरेशन, ये तीनों को कंप्लीट किया विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। आप लोगों को हर एक एक्सप्लेनेशन हमने दिया इस पूरे के पूरे सेशन के दौरान, और ये करीबन 40 से 50 मिनट का ये सेशन था। यदि आपको ये सेशन पसंद आया हो और आपको ऐसा लगता है कि हमें ऐसे वीडियोस और कंटिन्यू करने चाहिए, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक को प्रेस कीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए। जितना ज़्यादा कमेंट होगा उतना ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हम अच्छा कर रहे हैं, हमारी बातें आपको समझ में आ रही हैं। तो फिर मिलते हैं कुछ दिनों के अंदर ही, प्रोबेबली अगले 1 से 2 दिनों में आपके लिए कंटिन्यूअसली वीडियो सीरीज आती रहेंगी अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर। और हमारा टारगेट है कि हमें बीकॉम सेमेस्टर 1 में एक्सेल करना है। सिर्फ कलकत्ता यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स नहीं, बल्कि ऑल ओवर द जितने भी यूनिवर्सिटीज होती हैं, उन सारे के सारे स्टूडेंट जो है इसका फायदा उठा सकते हैं। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।